और सबसे पहली खबर सियासी गलियारे से, राज्यसभा चुनाव की रेस, और इस रेस में बीजेपी की ओर से बाजी मारी है दीपक प्रकाश ने। जी हां, झारखंड में बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राज्यसभा का टिकट दे दिया है। झारखंड में राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। दूसरी सीट के लिए बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष बने दीपक प्रकाश पर बड़ा दांव खेल दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने दीपक प्रकाश को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर सबको चौंका दिया है। इसके साथ ही बीजेपी खेमे से उम्मीदवारों की रेस में शामिल पूर्व सीएम रघुवर दास और रविंद्र राय की दावेदारी खत्म हो गई और दीपक प्रकाश के लिए बधाई और मिठाई का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भाजपा ने यहां से राज्यसभा टिकट उम्मीदवार अपना चुना है। ऐसे में अभी भाजपा कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ लगातार दीपक प्रकाश के पास पहुंच रही है, बधाई देने का तांता लगा हुआ है। दीपक प्रकाश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार दो बड़ी जिम्मेदारी कहें कि आपको दी जाने की पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, कैसा लग रहा है, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ सामान्य कार्यकर्ता को इतना सम्मान मिलता है। हम बहुत आभारी हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, और सब तमाम केंद्रीय नेतृत्व का, और खासकर हम जैसे कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा सम्मान देने का उन्होंने काम किया। साथ ही साथ झारखंड में काम करने वाले ऐसे असंख्य कार्यकर्ता जिसकी प्रेरणा से हम लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी हम काम करते रहेंगे, ये भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है। माना जा रहा है कि रघुवर दास के नाम पर आजसू समर्थन को तैयार नहीं था, जिसके बाद दीपक प्रकाश के नाम पर सहमति बनी। गौरतलब है कि झारखंड बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रमोशन मिला तो वो हैं दीपक प्रकाश। अभी पिछले महीने ही दीपक को झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया। 4 मार्च को उन्होंने तामझाम के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और अब कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए सीधे राज्यसभा की रेस में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास और उनके सामान्य विचारधारा के लोगों के पास, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, और उस संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जरूर पालन किया जाएगा। जाहिर है, आज की तारीख में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भी दीपक प्रकाश से ही झारखंड बीजेपी के प्रकाशित होने की उम्मीद है। यानी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जहां झारखंड में पार्टी को संवारेंगे, तो वहीं राज्यसभा से अब संसदीय राजनीति की शुरुआत भी करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से कुमारी प्रेरणा की रिपोर्ट। दीपक प्रकाश को राज्यसभा का टिकट दिए जाने की खबर के मायने क्या है, 30 सेकंड में हम आपको समझाते हैं। दरअसल इसके पीछे सियासी समीकरण साधने की भी कोशिश है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया गया, एक आदिवासी चेहरा है। ऐसे में गैर आदिवासी चेहरा को राज्यसभा का टिकट दिया गया, राज्यसभा भेजकर सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। हालांकि जीत के लिए आसानी नहीं है, आजसू के 2 विधायकों का सहारा लेना होगा, क्योंकि बाबूलाल के साथ आने से बीजेपी के 26 विधायक हो गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें जीत के लिए 28 वोट की जरूरत पड़ेगी। ये भरोसा जरूर उन्हें है कि आजसू और बाकी निर्दलीय विधायक भी उनके संपर्क में हैं और जीत के लिए वो सुनिश्चित हैं, आश्वस्त हैं। इस बीच दीपक प्रकाश को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बधाई दी है और दावा किया है कि बीजेपी के पास जीत के लिए जरूरी वोट से ज्यादा आंकड़े हैं और आजसू समेत अन्य विधायकों को भी साथ लाने के लिए बात करेंगे। नेतृत्व ने जो तय किया उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और दीपक जी को हम बधाई देते हैं। दीपक प्रकाश के चेहरे पर कितना आसान होगा, मतलब विधायकों की? अरे बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास विधायक दल के विधायकों की संख्या है, इसलिए कोई कहीं दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आजसू का भी समर्थन मिलेगा। हम सबों से बात करेंगे हम लोग, और हमें पूरा विश्वास है कि जितनी जरूरत है विधायकों की, उससे कहीं अधिक वोट हमारे पास। दीपक प्रकाश के नाम की घोषणा के बाद जेएमएम नेता विनोद पांडे ने कहा कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, आज से कल तक सत्ता पक्ष भी दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कर देगा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा। पक्ष की जो रणनीति होगी
उस रणनीति के हिसाब से गठबंधन के प्रत्याशी को तय किया जाएगा। और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, तो हम समझते हैं कि आज से कल तक में गठबंधन के प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी जाएगी। कि राज्य की जनता ने रघुवर दास जी को नकारने का काम किया और अब पार्टी के लोग भी रघुवर दास जी को नकारने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया दीपक प्रकाश का, लेकिन अभी भी एक सीट के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। महागठबंधन से कल तक के ऐलान की संभावना है। हालांकि अभी भी अंदर खाने ये खबर है कि कांग्रेस के अंदर नाम को लेकर जिच है। लेकिन इस बीच जेएमएम ने एक चेहरा आगे कर दिया है, शिबू सोरेन का, दिशुम गुरु का, जिन्होंने आज नामांकन कर दिया राज्यसभा के लिए। जेएमएम प्रत्याशी शिबू सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया और अपनी जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में है। इसके साथ ही बीजेपी के गणित से उलट दूसरी सीट पर भी सत्ताधारी गठबंधन की नजर है और प्रत्याशी के नाम पर मंथन के साथ साथ जीत के भी दावे किए जा रहे हैं। 8 बार के लोकसभा सांसद और 30 सालों तक लोकसभा में दुमका का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन एक बार फिर राज्यसभा के रास्ते संसदीय राजनीति में नई पारी के लिए निकल पड़े हैं। महागठबंधन की ओर से नामांकन के बाद शिबू सोरेन अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखे। बाबा आज नॉमिनेशन किए हैं, बाबा क्या कहना चाहेंगे? 100% जीत। बाबा आज नॉमिनेशन किए हैं, बाबा क्या कहना चाहेंगे? 100% जीत। शिबू सोरेन के नामांकन के मौके पर 48 विधायकों वाली सत्ताधारी गठबंधन के सभी मंत्री और नेता एकजुटता दिखाने पहुंचे। दूसरी सीट पर भी न सिर्फ प्रत्याशी उतारने का दावा किया, बल्कि सियासी समीकरण समझाते हुए जीत का दावा भी किया गया। समय आने पर रणनीति के तहत आपके समक्ष रखा जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो आपको पता ही है वो क्या क्या कर सकती हैं, और हमारी भी नजर उन पर है। अभी तक उन्होंने भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है और मुझे पता नहीं ये चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, इस पर भी बहुत सख्त सवाल लगता है। 25 के अलावा सारे तो हमारे पास है। 25 के अलावा और कौन है? सारा तो हमारे साथ हैं, सारे हमारे साथ। नहीं, बाबूलाल जी 126 ऐसा ही होगा। तो बाबूलाल जी को की क्या स्थिति होगी, वो कहाँ रहेंगे 3 में कि 13 में, ये तो देखना होगा। ये तो सब में बताएगा बाबूलाल जी कहाँ रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद माना जा रहा था कि अपने जीवन के 76 बसंत देख चुके शिबू सोरेन की संसदीय राजनीति अब ठहर गई है। लेकिन 2019 के ही अंत में झारखंड में सियासत की सूरत बदली और सत्ता जेएमएम के हाथ में आ गई, तो शिबू सोरेन के लिए फिर से संसदीय राजनीति के द्वार भी खुल गए और अब शिबू सोरेन का तीसरी बार राज्यसभा जाना तय हो गया है। लेकिन दूसरी सीट पर बीजेपी और यूपीए के बीच कांटे की टक्कर की संभावना है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। 20 सेकंड में समझाते हैं आपको शिबू सोरेन के राज्यसभा में जाने के पीछे के मायने क्या हैं। दरअसल तीसरी बार राज्यसभा जाएंगे शिबू सोरेन। ये तीसरा मौका होगा जब राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि जीत आसानी से हो जाएगी। जीत के लिए पार्टी को 28 वोट चाहिए शिबू सोरेन को, और पार्टी के अभी 29 विधायक हैं। ऐसे में जीत आसानी से हो जाएगी। कांग्रेस का भी समर्थन है। दिल्ली की राजनीति में शिबू सोरेन की फिर वापसी होगी। कभी दिल्ली की राजनीति में तूती बोलती थी शिबू सोरेन की, केंद्र की राजनीति में जेएमएम को फिर से लाने की एक तरह से ये कोशिश है, मकसद है, और साथ ही दिशुम गुरु को पार्टी का प्रमुख चेहरा, बड़ा चेहरा बनाए रखने की कोशिश है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश वाया झारखंड का, चूंकि मध्य प्रदेश में जो कुछ आज हुआ, झारखंड में क्या मध्य प्रदेश की हवा पहुंच रही है, यह सवाल उठने लगा है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर संकट गहरा गया, लेकिन सियासत झारखंड में तेज हो गई। मध्य प्रदेश का असर झारखंड में पड़ेगा या नहीं, इसे लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार संकट में घिर गई है, क्योंकि कमलनाथ को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब कमल का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 22 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया है, जिससे कमलनाथ सरकार संकट में है। लेकिन मध्य प्रदेश का इफेक्ट झारखंड में भी पड़ेगा। बीजेपी इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन जेएमएम ऐसी बातों से इनकार कर रहा है। महीना 2 महीना बाद झारखंड में भी होने जा रहा है। किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। आने वाले समय में जेएमएम को भी बहुत अंदर से घुटन महसूस हो रही है।
झारखंड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। प्रयास या सोच उनकी हो सकती है, लेकिन झारखंड के जो भी विधायक हैं बिकाऊ नहीं है। सोशल मीडिया पर भी मध्य प्रदेश में सियासी उलटफेर के बाद झारखंड में सत्ता परिवर्तन का दावा किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर चुटकी ली है और कहा है कि झारखंड में कुछ और सीन देखने को मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश की सियासी संकट को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। आप झारखंड में आने तो दीजिए, यहाँ दृश्य कुछ और देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार संकट में है, लेकिन सियासत झारखंड की गर्म हो गई है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाहिर है झारखंड की बात अगर हो तो दल बदल के लिए झारखंड की सियासत बदनाम रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत का असर झारखंड में हो सकता है या नहीं, इसे समझते हैं 20 सेकंड में। दरअसल जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज बताए जाते हैं। सबसे प्रमुख कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी कई बार नाराजगी जता चुके हैं, इस्तीफे की पेशकश तक कर चुके हैं जब प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे। और अभी राज्यसभा चुनाव के लिए जो फुरकान अंसारी की राज्यसभा उम्मीदवारी की मांग पर वो अड़े हुए हैं। अगर फुरकान अंसारी को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो क्या होगा, क्या मध्य प्रदेश की सियासत का असर हो सकता है, ये देखना होगा, क्योंकि अंदर खाने झारखंड की सियासत में भी उबाल है। हम आगे बढ़ते हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन आज पहली बार रामगढ़ में अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए उमड़े। सीएम ने इलाके की समस्याओं को लेकर अपने पैतृक आवास पर ही जनता दरबार लगाया और शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान हेमंत सोरेन गांव के लोगों के साथ महापर्व भी मनाया। वहीं सीएम के सामने डीवीसी द्वारा बिजली कटौती का भी मुद्दा है, जिस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि जो जल्द ही इस पर बैठक कर फैसला लेंगे। सीएम ने डीवीसी पर केंद्र के इशारे पर बिजली कटौती का आरोप लगाया है, क्योंकि कई राज्यों में 20,000-25,000 करोड़ से भी अधिक की राशि बकाये होने के बाद भी वहां बिजली नहीं काटी जाती। लेकिन झारखंड में करीब 5,000 करोड़ रुपए बाकी है, तो बिजली कटौती की जा रही है, जो ठीक नहीं है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। सरकार और सिस्टम से लेकर आम लोग तक इससे बचने के लिए तमाम एहतियात बरत रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट पर है। रांची में रिम्स में भी कोरोना वायरस को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है और इसी व्यवस्था की जांच के लिए आज रिम्स में मॉक ड्रिल किया गया, ताकि कोई भी संदिग्ध केस आने की स्थिति में उसे बेहतर तरीके से निपटा जा सके। हालांकि मॉक ड्रिल के दौरान लिफ्ट में खराबी सामने आई, जिसे तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं कोरोना को लेकर रिम्स के पेइंग वार्ड में तीसरी मंजिल पर 18 कमरों को तैयार किया गया है, जिसमें हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इसके बाद से उसका पहला काम जो हम लोग करेंगे कि उसके खून का और नेजोफेरेंजियल और थ्रोट का स्वाब लेंगे हम लोग। तो वो स्वाब लेके हम लोग उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंट्रिक डिजीज कलकत्ता में है, वहाँ हम लोग भेज देते हैं। वो व्यवस्था हमारी पहले से है और भी दूसरे रेस्पिरेटरी डिजीजेज को लेके, तो वहाँ वो चला जाएगा। 8 से 10 घंटे के अंदर वो निश्चित रूप से वहाँ हमारा सैंपल पहुँच जाता है। 24 से 48 घंटे में वहाँ से मेल से हमारा रिपोर्ट आ जाता है। तो और इस बीच जो कलेक्शन हम लोग करते हैं उसके लिए हमारी पूरी ट्रेनिंग है कि फुल पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के, जिसमें कि गॉगल्स है, हेड मास्क है, हेड गियर्स हैं, उसके बाद से आपका मास्क है, ये सब पहन के। N95 मास्क का वहीं ज़रूरत है, सिर्फ जो ब्लड लेने जाएगा, जो उसको केयर, इंटीमेट केयर देगा, बस N95 की वहीं ज़रूरत है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि N95 को लेके अननेसेसरी हम लोगों को बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बिना किसी तामझाम के पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री को देख प्रिंसिपल और डॉक्टर हैरान रह गए। स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया और कॉलेज की व्यवस्था की जानकारी ली। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद उन्होंने इसके पास बन रहे 500 बेड के अस्पताल का भी जायजा लिया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि व्यवस्था में जो भी कमी है उसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह हैं, उनको भी मैं बुला रहा हूं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। पीछे हमारा जो है नर्सिंग हॉस्टल वगैरह बन रहा है, तो चूँकि नर्सिंग हॉस्टल बन रहा है उसका भी हम लोग समीक्षा करेंगे। फिर जो हमारा LNT का लोग जो व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए वो क्या किस मेथड पर काम करेंगे, वो मेथड
हमारे मेथड के साथ जो है टैली करेगा या नहीं करेगा, क्या कमी खामी हो सकती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। लातेहार में आपसी विवाद में हुई गोलीबारी में 3 आरोपी गिरफ्तार। होली के दिन रुपेश यादव के साथ 3 लोगों ने की थी मारपीट। सरायकेला के आदित्यपुर में कन्या मध्य विद्यालय में चोरी की वारदात। आलमगारी का लॉकर तोड़कर म्यूजिक सेट, घड़ी और अन्य जरूरी दस्तावेज चोरी। सरायकेला में चौका हाई स्कूल के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। कहीं और हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सरायकेला के राजनगर इलाके में 30 साल की युवती की हत्या। गले में लिपटा मिला दुपट्टा। वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश। दुमका पुलिस लाइन के सरकारी आवास में पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या। जवान अरुण कुमार सिंह था, बिहार के बक्सर का रहने वाला। बोकारो में 2 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 5 बाइक बरामद। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में खांसी सिरप और टैबलेट के नशे के कारोबार का खुलासा। 2 घरों में छापेमारी कर नशीली दवा की खेप जब्त।